आज हम लोग का डे 3 है। कैपिटल बस्टिंग डे 3। ठीक है। और एक क्लास और लगेगा जिसमें आपका बेसिक्स प्लस थ्योरी फार्मूला सब कुछ हो जाएगा। और लास्ट जो शाम को आज क्लास होगा उस पर हम लोग कुछ सम्स भी डिस्कस करेंगे। मतलब मैक्स टू मैक्स 5 to 6 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी, सारा सारा कॉन्सेप्ट, 10 साल का पेपर, सब कुछ मिला करके। मतलब मैं अगर 6 क्लास ले रहा हूँ तो 6 क्लास का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी दे दिया आपको, सारा का सारा थ्योरी भी समझा दिया, और पूरे 10 ईयर्स के सोल्यूशन भी मैंने करवा दिए, तब जाकर आपका 6 क्लास कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डे 3। आज हमारा डे 3 है। सपोज सेल दिया हो, याद है अब तुम लोग को मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ाया था। ये तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। डे 1 में एक टॉपिक पढ़ाया था, कैश फ्लो ऑफ कैपिटल बस्टिंग। इसमें था कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। एक वर्ड था ना रेवेन्यू कैश फ्लो, और एक वर्ड था टर्मिनल कैश फ्लो। ये कब होता है रेवेन्यू कैश फ्लो? जब मैं अपना बिजनेस करते रहता हूँ, जो भी मुझे पैसा वैसा मिलते रहता है सेल के थ्रू, उसमें से सारे खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद जो बच गया वो मेरा क्या है, रेवेन्यू कैश फ्लो। एक स्टूडेंट मेरे को फीस देता है, उसमें से रेंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता है, स्टाफ की सैलरी जाती है, डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो मेरा क्या है, रेवेन्यू कैश इनफ्लो। एक होता है टर्मिनल कैश इनफ्लो, पढ़ाया था ना कि एक दिन सपोज मेरे को आत्मज्ञान हुआ, ये सब कुछ नहीं मोह माया है, तो मैंने क्या किया, एपीसी को क्लोज करके हिमालय चला गया। लेकिन जब हिमालय जाऊंगा तब भी सारे एसेट वाला को सल्टा के जाऊंगा, उससे भी कुछ ना कुछ कैश मुझे मिलेगा ही मिलेगा। वो हमारा क्या था, टर्मिनल कैश इनफ्लो। याद आ रहा है एग्जाम्पल? हाँ ठीक है। आज सपोज आपको सम्स में आ गया, 2 नंबर का पूछ दिया या 3 नंबर का पूछ दिया, छोटा सम्स कि कैलकुलेट रेवेन्यू कैश इनफ्लो। सेल दिया हुआ है, सपोज आपने पेमेंट किया, ये पेमेंट आपने किया, डाइजेस्ट हो रहा है 1 लाख ये आपने पेमेंट किया, ये सारे के सारे खर्चे हैं, और अपने को निकालना है रेवेन्यू कैश इनफ्लो। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये मेरी इनकम है, इसमें से मैं खर्चा को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। जो मेरी नेट इनकम आएगी उस पर क्या दे दूंगा, टैक्स। और डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया 15,000। ये डेप्रिसिएशन आपको पहले माइनस करके रियल प्रॉफिट निकालना है, और बाद में डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है, जिस क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। कैश तो जा नहीं रहा है, कैश तो जा नहीं रहा है, फिर भी अपने डेप्रिसिएशन क्या किए हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। लिखो रेवेन्यू फ्रॉम सेल, सोल्यूशन करते हैं इसका। रेवेन्यू फ्रॉम सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल, जो भी लिखना लिखिए। 1 लाख रुपया पेज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और एप्लीकेशन का नोट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है। डे 1 डे 2 का ऑलरेडी एप्लीकेशन में मैंने डाल दिया, आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। इसमें से आपको लेस करना है मटेरियल कॉस्ट। कितना है, 35,000। लेस करना है वेजेस कॉस्ट, 25,000। लेस करने हैं आपके अदर कैश एक्सपेंडिचर, अदर कैश एक्सपेंडिचर जो आपके पॉकेट से, सपोज चाय पानी का खर्चा, ये सब आपने माइनस किया। लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन कितना है, 15,000। तो ये मेरा आया अर्निंग बिफोर टैक्स। ये आया क्या, ईबीटी, याद है ना, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स के पहले वाली अर्निंग। तो ये सारी की चीज़ें आप माइनस करके मुझे बताओ ईबीटी का वैल्यू कितना आएगा। हाँ, 20,000। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 20,000 मेरा आया है अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से लेस करना है टैक्स। टैक्स कितना है, एट द रेट ऑफ 30%। तो कितना आएगा, 20,000 का 30% कितना होता है, 6,000, यही ना, 6,000। तो ये कितना आ जाएगा, 14,000। ये मेरा हो जाएगा ई ए टी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ई ए टी आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। एक चीज आपने देखा है कि जब मैंने अपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो मेरी जो इनकम है वो 15,000 से कम हो गई। आपने खर्चा दिखाया ना डेप्रिसिएशन, जब भी आप डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो, तो खर्चा दिखाने से आपकी जो इनकम होती है वो कम हो जाएगी। सपोज ये डेप्रिसिएशन नहीं होता
डेप्रिसिएशन नहीं होता तो इस केस में मेरा ईबीटी कितना होता बताओ? 1 लाख माइनस 35,000 माइनस 25,000 माइनस 5,000 कितना आता है? मेरी ईबीटी की वैल्यू कितनी आती है अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता? 35,000 आ जाएगा, है ना। बट ईबीटी है, सॉरी डेप्रिसिएशन है, जिसके वजह से मेरी जो इनकम, अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो मेरी इनकम होती 35। सिंस डेप्रिसिएशन है, एक खर्चा है, और खर्चे की वजह से मेरी इनकम कितनी हो गई? 20,000। अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो अपने को 35,000 पर टैक्स देना पड़ता। अगर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते तो अपने को टैक्स देना पड़ता 35,000 पे। बट डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए तो इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई। अच्छा, तबीयत खराब था तेरा? हाँ, दादाजी का कैसे हैं? अच्छा ठीक है। हाँ सॉरी दादाजी का सर। अगर ये डेप्रिसिएशन नहीं होता तो मेरी जो ईबीटी होती है वो 35,000 होती है। 35,000 पे मैं 30% का टैक्स देता, तो मुझे बताओ ना कितना मैं टैक्स देता यहाँ पे? इस केस में मैं कितना टैक्स देता? 10,500, 10,500 का मैं टैक्स देता, ठीक है ना, 10,500 का टैक्स। लेकिन मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो मेरा टैक्स अमाउंट 10,500 से घट के कितना हो गया? 6,000 हो गया। तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन हेल्प कर रहा है टैक्स को कम करने में। डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है? मदद कर रहा है टैक्स को कम करने में। तो हम लोगों ने क्या किया, जब टैक्स की बारी आई तो डेप्रिसिएशन को पहले दिखा दिया, तो मेरी इनकम कम हो गई, और जब इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये 15,000 जो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया, क्या ये पैसा मेरे पॉकेट से निकला है? क्या ये पैसा मेरा बैंक अकाउंट से निकला है? नहीं, ये तो हाइपोथेटिकली मैंने अज्यूम कर लिया, है ना। ये पैसा तो स्टिल मेरे पॉकेट में है, तो मैं बाद में इसको क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो वो ऐड कर दो, डेप्रीशिएशन 15,000 रुपया, ये कितना हो जाएगा? 29,000। ये हो गया 29,000, और यही हमारा हो गया रेवेन्यू, ये हो गया कैश इनफ्लो। ये जो आया मेरा, ये हो गया मेरा कैश इनफ्लो, क्योंकि जो डेप्रीशिएशन मैंने चार्ज किया था, ये जो मैं डेप्रीशिएशन चार्ज किया था, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैंने ना तो मेरा बैंक से कटा ना मेरे पॉकेट से गया, स्टिल मेरे पास में है। बाद में मैं क्या कर दूंगा? उसको ऐड कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा कैश इनफ्लो। बोले कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट? पीछे स्टूडेंट कोई डाउट? एरिक, ये तो समझ गया होगा भाई तू, ठीक। आप लोगों को कोई डाउट पीछे? अच्छा, डाउट मतलब जीवन के ऊपर नहीं, सम्स के ऊपर। सर हम हैं यहाँ क्यों, क्यों आए हैं, जीवन क्या है, इसका डाउट हम मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये सब ये क्लियर है ना? ओके। अब बात करते हैं रोल ऑफ डेप्रिसिएशन। रोल ऑफ डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन का रोल क्या है? ठीक है, ये मैंने डिप्रेशन नहीं लिखा ना, डेप्रेशन। रोल ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले इसके बाद कर रेलेवेंस। क्या डेप्रिसिएशन रेलेवेंस है? आंसर इज यस। डेप्रिसिएशन हमारे लिए रेलेवेंस है, बिकॉज जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारी इनकम कम आती है, जब इनकम कम आती है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम देते हैं। तो ओवरऑल हमारे लिए डेप्रिसिएशन क्या है? रेलेवेंस है। अच्छा, आपको टैक्स देना ज्यादा पसंद है या कम देना ज्यादा पसंद है? अरे हर जगह मरवाड़ी गिरी दिखा देते हो, हर जगह। ए तुम लोग बताओ तो, कब, क्यों 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 कम देगा टैक्स? देश का हित नहीं चाहता टैक्स दे करके? खैसा लड़का है, बोलता नहीं चाहते देश का हित। अच्छा, पीछे आप लोग का क्या ख्याल है? आप लोग क्या सर? पीछे वाले बोल रहे पहले कमाने दीजिए फिर टैक्स की बात करिएगा, ठीक है। तुम लोग का इमोशन बाहर आ रहा है, तो काम करते हैं। क्या डेप्रिसिएशन रेलेवेंस है? ऑब्वियसली बहुत रेलेवेंस है, बिकॉज जब कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है तो ओवरऑल इनकम कम होने से टैक्स भी कम आता है, तो हमारे कंपनी के लिए क्या है? रेलेवेंस है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होता है डेप्रिसिएशन का? तो आपने फिक्स मेथड पढ़ा था एक बार, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स मेथड पढ़ा था ना, वही सेम फार्मूला है। वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। चलो, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। कैश फ्लो, ओके रीता, ओके अनिकेत, ओके। आप लोग का आंसर हमने देख लिया, सही आंसर आप लोग का है, ठीक है। चलिए, जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है? कैरिक, अरे तू ही है और कोई नहीं है। बोल, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? भंगार, उसके मतलब वेस्ट, अच्छा।
ओके, ठीक, सही है, जितना जानेगा उतनी बोलेगा बेचारा। ठीक, बोलिए मिश्रा जी, लड़ाई करने में तो एक्सपर्ट है, फाड़ देंगे सर। हाय, बोला था स्क्रैप का मतलब क्या होता है? वही बस भंगार भंगार भंगार। तो सुबह ही तो सर भंगार बेच के आए हैं सर, तो मेट्रो का भाड़ा मिला है, यही बोलना चाहता है? क्या है बोलते स्क्रैप का मतलब? खान जी, बोलिए खान जी, आप बताइए। हाँ, एकदम सही आंसर सर। एक कार थी 10 लाख रुपए की, एक मशीन थी कितनी, 10 लाख रुपए की। हम लोगों ने मशीन को बराबर यूज किया, अब उसका कोई यूज हमारे लिए नहीं है, हमने इसको बेच दिया, लास्ट में 1 लाख रुपया में बेच दिया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, एक वर्ड तुमको मैंने पढ़ाया था, सेम 6 में पढ़ाया था, डेप्रिशिएबल वैल्यू बोल करके। डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब पूरे इंटायर लाइफ में आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो 10 लाख की मशीन थी, 1 लाख रुपया का मैंने लास्ट में बेचा, 10 साल यूज कर लिया, 12 साल यूज कर लिया, अब मशीन यूज के लायक नहीं है, मैंने उसको सेल कर दिया। सेल करके मुझे मिला कितना, 1 लाख रुपया। तो ये जो सेल करके मिला लास्ट में, इसको अपने बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो 10 लाख में से 1 लाख रुपया तो हमें मिल गया, तो पूरे इंटायर लाइफ में डेप्रिसिएशन में कितना चार्ज करूंगा, 9 लाख। अरे 10 लाख इन्वेस्ट किया था, लास्ट में 1 लाख तो मिल गया, तो पूरे इंटायर लाइफ में मैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, 9 लाख रुपया चार्ज किया होगा। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू का फॉर्मूला ही होता है वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। ऑलरेडी पढ़ाया था सेम 6 में। ठीक है, यूजफुल लाइफ कितना था, 10 ईयर। तो चलो अगर अगर अपने सेट करते हैं, तो 10 लाख मशीन की वैल्यू थी, 1 लाख रुपया लास्ट में बेच करके मिला, और मशीन कितने साल चली, 10 साल चली, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 9 लाख डिवाइडेड बाई 10, यही ना। तो कितना आ जाएगा, 90,000। और ये हर साल कितना चार्ज करेंगे, 90,000 चार्ज करेंगे, यही हमारा हो गया डेप्रीशिएशन का वैल्यू। फिक्स एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, इसमें कुछ नया लॉजिक नहीं था। मेथड क्या है, एसएलएम मेथड है, डब्ल्यूडीवी मेथड है, और एक होता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ये सब ज़्यादा पूछता है नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन में या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, ये सब उतना पूछता नहीं है। अब क्वेश्चन आ रहा है, सर डेप्रिसिएशन कंपनी एक्ट में भी है, और डेप्रिसिएशन हमारा इनकम टैक्स रूल के हिसाब से भी है। डेप्रिसिएशन तो हर जगह है ना, बोलिए ना, डेप्रिसिएशन तो हर जगह है। एक है आपका कंपनीज एक्ट में, और एक है आपका इनकम टैक्स रेट में। तो अगर एग्जाम में सीयू हमारे साथ खेलना चाहे, दोनों डेप्रिसिएशन दे दिया, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट रूल, और क्वेश्चन में दे दिया डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, तो सर हम किसको कंसिडर करेंगे? देखो डेप्रिसिएशन का रिलेवेंस कहां पर है, डेप्रिसिएशन का रिलेवेंस कहां पर है, बोलो ना, डेप्रिसिएशन का रिलेवेंस कहां पर है, टैक्स में। तो हम डेप्रिसिएशन किसके हिसाब से फॉलो करेंगे, इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। समझ आ रहा है मेरी बात? डेप्रिसिएशन चार्ज करके इनकम कम होती है, जब इनकम कम होती है तो टैक्स भी हम लोग कम देते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का जो रेलेवेंस है वो टैक्स पर्पज के लिए है। तो जो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है हमारा रेट फॉलो करो, तो उस केस में आप उनका रेट फॉलो कीजिएगा। कंपनी एक्ट बोलता है कि मशीन पे 20%, इनकम टैक्स रूल बोलता है भैया 25%। तो ऑलवेज फॉलो इनकम टैक्स रूल, बिकॉज डेप्रिसिएशन का रिलेवेंस किससे है, टैक्स से। ठीक है, तो वे हाँ, अरे एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दूं मैं, फॉलो। आप क्या फॉलो करेंगे, इनकम टैक्स रूल वाला जो डेप्रिसिएशन होगा वही फॉलो करेंगे, कंपनीज एक्ट वाला इग्नोर करेंगे। बोले यहाँ तक क्लियर है? इस पूरे पेज में कोई डाउट? रेवेन्यू कैश फ्लो, रेवेन्यू कैश इनफ्लो समझा दिया, कैसे आया इसमें, सेल में से सारे खर्चे माइनस कर दीजिए इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दीजिए, आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, लास्ट में डेप्रिसिएशन ऐड करके आपको मिल गया रियल कैश फ्लो। ठीक है, क्या डेप्रिसिएशन रेलेवेंस है, आंसर इज यस। किसके लिए रेलेवेंस है, टैक्स पर्पज के लिए। डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, खर्चा दिखाओगे, इनकम कम होगी, टैक्स भी कम दोगे। कैलकुलेशन क्या है, सिंपल, फिक्स एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। मेथड क्या है, डब्ल्यूडीवी, एसएलएम और आपका सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड, बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी ज़्यादा पूछता है। कंपनी एक्ट का भी डेप्रिसिएशन दिया है, इनकम टैक्स रूल भी दिया है, क्या फॉलो करेंगे, इनकम टैक्स रूल, बिकॉज रेलेवेंस किसके लिए है, टैक्स पर्पज के लिए। हो गया क्लियर? अब नया टॉपिक, रोल ऑफ टैक्सेशन इन कैपिटल बस्टिंग। रोल ऑफ टैक्सेशन इन कैपिटल बस्टिंग, सपोज
टैक्स रेट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, आप क्या करेंगे? सिंपली इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदतमीज टाइप का आ गया, बोला कंसीडर टैक्स रेट, एक क्वेश्चन सिंपल आ गया जहां पे टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, तो आप सिंपली टैक्स रेट को नील मार करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है टैक्स रेट ले लो, आप बोला चाहते हो सर ने सिखा इग्नोर, बोलता बहुत जन को इग्नोर कर दिया है, आप ज्यादा मत इग्नोर कर वरना तू खुद इग्नोर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन अगर डिमांड कर रहा है, अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि टैक्स ले लो, तो इस केस में आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा। सर कितना अजम्पशन लेना पड़ेगा? एज्यूम 30%। कितना एज्यूम करिएगा आप? 30%। ठीक है, आपको ना युद्ध लड़ने से पहले आपका प्रिपरेशन करवा रहे, तैयारी करवा रहे, अटैक कहाँ कहाँ से हो सकता है, समझ रहे हो? तो इस तैयारी का मजा उठाओ। ऐसा मत सोचो कि कुछ थोपा जा रहा है। अच्छा, तुम लोग खुद से पढ़ने आए या जबरदस्ती भगा दिया गया कि 24 आवर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, 2-3 घंटा के लिए निकलो घर से? ऐसा तो नहीं है तुम्हारे साथ, खुद से आया ना। और मेरा तो इतना औकात नहीं है सबको कान पकड़ के लाएंगे, आज चल पढ़ने चल। अगर इतना औकात होता तो 1000-1200 बच्चे सबको लेकर आता, किसी को तो ला नहीं पा रहा हूँ। देख लो ऑनलाइन में कितनी भीड़ लगी है, 40-50-60 में तो पूरा सेंटर निपट जा रहा है सुबह शाम लेकर शाम तक। तो खुद से आया ना पढ़ने के लिए, तो थोड़ा एनर्जी दिखाओ। वो माथे पर रख के बैठो, है ना? लग रहा कितने करोड़ों का लॉस हो गया उसका, ऐसे बैठे, कुछ देर बाद आईसी हो जाएगी। तुम लोग रेगुलर क्लास क्यों नहीं करता ये वाला बेंच? मतलब खान जी आपको छोड़ करके, खान जी आप एक्सेप्शनल है। अरे खान जी के पास में तेरे को भी छोड़कर चल, 3 जन बता, तुम तीनों क्यों नहीं आता रेगुलर क्लास? एक तो तू आता है, तेरा आवाज साल भर में एक ही बार सुनाई पड़ता है मेरे को, बोलता क्यों नहीं है? किसी को सुना गया था क्या कि एनर्जी खत्म हो जाता है? और तुम दोनों रेगुलर क्लास क्यों नहीं करता? एक तो तेरे से महान इंसान मिलेगा नहीं, तू लिया है रिकॉर्डिंग, तेरे को हम ऑफलाइन का फैसिलिटी दिया, फिर भी तू पढ़ने ही नहीं आता। मतलब क्या चाहता है? मतलब अब बोल रहा क्लास कैंसिल हो जाता है? अच्छा, सिलेबस कौन पूरा करा रहा है? अबे कभी देखा है सिलेबस में क्या क्या है? देखा है सिलेबस में क्या क्या है? एक तो सातों के सातों दिन पढ़ाओ, सुबह पढ़ाए शाम को नहीं पढ़ाए कभी का कुछ कारण, अच्छा वो कैंसिल कर दिए थे आप, सुबह पढ़ाते हैं। सुन ना, एपीसी में 2-2 क्लास चलता पर डे, पता है कि नहीं तेरे को? सेम 6 का गधा कहीं कुछ तो पता नहीं। तुम भाई, तेरे नाम, क्लास क्यों नहीं आता? देख भैया बोल करके तू जो मटर पॉलिश कर रहे हो वो ठीक है, वो क्लास के बाहर भैया, इन द क्लास, क्लास क्यों नहीं आता? फिर चुप रहे। ठीक है, एक मिनट रुक, तो अब सारा क्लास मैं शाम को कराता हूँ फिर देखता हूँ तुम दोनों का। पढ़ाई कर भाई, सेम 6 है, लास्ट लास्ट है, समझ रहे ना? हम अगर यूट्यूब पे बोलता है ना कि सेम 6 है लास्ट है, तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, पक्का प्रमोशन कर रहे हैं, पक्का प्रमोशन कर, नहीं तो नेगेटिविटी मन में आ जाता है। पर ये चीज चीज सोचो, बात सिर्फ तुमको अगर मैं अवेयर कर रहा हूँ कि लास्ट है, पढ़ लो, इसका मतलब थोड़ी तुम सेंटर ज्वाइन कर लो, कोचिंग ज्वाइन करो, मतलब क्या पढ़ने से रिलेटेड है। बुक्स है मार्केट में, कॉलेज पढ़ाया जा रहा है, कहीं से तो पढ़ लो। हमारा हेल्प कब लगेगा? जब आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा है, कॉलेज में समझ में नहीं आ रहा है, आपके दोस्त उतने लायक नहीं क्योंकि आप भी उतने लायक नहीं है, तो तब ना मेरा जरूरत पड़ेगा। मेरा तो सबसे लास्ट में जरूरत है। लेकिन अगर आप बहुत समझदार है, बुक्स वगैरह मार्केट में है, सॉल्यूशन है, सब कुछ तो है, तो आप पढ़िए ना। जोरी थोड़ी है ट्यूशन ज्वाइन करना आपको। ट्यूशन टीचर का रोल ओनली 10% है, 90% आपका रोल है। आपको मैं सिखा दिया, सेम 5 में इतने सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, क्या सब पास हो गया? कुछ ने टॉप भी तो किया सेंटर से, 9 पॉइंट समथिंग 8 आया ना, वीडियो लगाए थे ना। ठीक है, तो कितने सारे स्टूडेंट तो पास हो गए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हो गए। तो इसमें ना तो एपीसी का कोई रोल है, कुछ नहीं। मेरा रोल कितना? ओनली 10%। आपको मैं गाइडेंस दे दूंगा, आपको मैं सोल्यूशन समझा दूंगा, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना, एग्जाम भी आपको ही देना है। अब मान लो सुबह अकाउंट्स का एग्जाम था, रात में तुम लोग ब्रेकअप करके एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या होगा? तुम लोग का तो ये भी नौटंकी है ना। चलो, रोल ऑफ टैक्सेशन इन कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में टैक्सेशन का रोल क्या है ये देखो।
अगर टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है तो भैया इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन डिमांड करता है ले लो टैक्स रेट कंसीडर, टैक्स रेट कंसीडर। और क्वेश्चन में आप देख रहे हो भैया टैक्स रेट दिख नहीं रहा है, तो इस केस में कितना एज्यूम करोगे? 30% स्टैंडर्ड है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 30% है ना, इस हिसाब से 30% एक स्टैंडर्ड रेट दे दिया गया, ठीक है। गलती से 50% मत लिखना। अगर आपने 50% लिखा है, ठीक है, तो वो रिस्क वाला केस हो जाएगा। आप हमेशा एज्यूम करेगा 30%, ये अजम्पशन हमेशा काम आता है। टैक्स ऑन कैपिटल गेन, चलो एक सम्स कराते तुम लोग को, ये एग्जांपल है। अगर क्वेश्चन में आ गया 2-3 नंबर का, देखो तुमको जो क्वेश्चन बनाने को आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा, लेकिन हो सकता है 7 नंबर का एक बड़ा सम्स आ जाए और 3 नंबर का एक छोटा सम्स आ सकता है कि नहीं आ सकता, तोड़ तोड़ करके। तो सपोज अगर छोटा सम्स बोल दिया कि टैक्स ऑन कैपिटल गेन का सम्स पूछ दिया, या इसी को बोलेगा टैक्स सील्ड ऑन कैपिटल लॉस। आपको क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट टैक्स ऑन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन ना बोल करके बोलेगा कैलकुलेट टैक्स सील्ड ऑन कैपिटल लॉस। तो इस केस में कैसे सॉल्यूशन होगा, ध्यान से देखिएगा। फिक्स एसेट कितने हैं? अरे बोलो ना, फिक्स एसेट कितने हैं? 5 लाख। डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर एनम ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस। स्क्रैप रियलाइजेशन आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद हमने वो मशीन को बेच दिया, एसेट को बेच दिया, तो एक सिचुएशन मिला 3,50,000 और सेकेंड सिचुएशन कितना मिला? 1 लाख। तो मैं सिचुएशन 1 सॉल्व कराऊंगा, सिचुएशन 2 आपका क्या रहेगा? होमवर्क। और होमवर्क मतलब हमारा मतलब हम भी आ जाता है ना उसमें, ठीक है। 1 लाख रुपया। टैक्स रेट कितना है? 30%। कैलकुलेट टर्मिनल कैश इनफ्लो, कैलकुलेट टर्मिनल कैश इनफ्लो। एक बार सॉल्व करते हैं, चलो एक बार रफली सॉल्व करते हैं। 5 लाख है ना, टैक्स कितना है? अरे बोलो ना, टैक्स कितना है? 10%, ओके। सॉरी, डेप्रिसिएशन कितना है? 10%, ठीक है। बेचा कब है? 5 साल के बाद बेचा है ना। अरे बेचा कब है? 5 साल के बाद। स्क्रैप रिलेशन मतलब क्या है? आफ्टर 5 ईयर उसने बेच दिया, तो स्क्रैप में कितना मिला? 3,50,000। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि कॉस्ट आफ्टर 5 ईयर, अरे एसेट का कॉस्ट बताओ ना, 5 साल के बाद कितना होगा? पढ़ा है ना तुम लोग डेप्रिसिएशन, कि जिस दिन हम लोग सेल करते हैं, जिस दिन हम लोग सेल करते हैं उस दिन की कॉस्ट निकालते हैं। तो इनिशियल कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। बेचे 5 साल के बाद, तो आफ्टर 5 ईयर कॉस्ट कितना रहा ये बताओ? 2,45,000। कैसे किया तुम लोगों ने? आप लोगों ने ऐसे किया होगा ना, 5 लाख -10%, ऐसे किया क्या? फिर जो भी आएगा -10%, -10%, ऐसे किया है? अरे ऐसे किया क्या कैलकुलेटर में? देखो तो, अरे कैलकुलेटर उठाओ ना, 5 लाख -10%, -10%, -10%, -10%, ऐसे किया है? ऐसे किया ना? अच्छा, एक बार एक मेथड और सीख लो, एक मेथड और सीख लो। 100% था, 100% में से 10% आपने चार्ज कर लिया, बचा कितना? 90%। बता कितना? 0.9। अरे 90 को कितना बोलते हैं? 0.9 बोलते हैं ना, 0.9। एक मेथड और है, 5 लाख, लिखो कैलकुलेटर में, 5 लाख इंटू 0.9, है ना, फिर करो इंटू 0.9, 5 बार करना है, इंटू 0.9, 3 हो गया ना, फिर 5 बार इंटू 0.9, फिर 0.9 आ रहा है ना। एक ये भी तरीका है, 5 बार आपको 0.9 करना है, तो वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, देखो, डब्ल्यू आफ्टर 5 ईयर्स कितना आया बताओ? 2,29,5,245। ये डब्ल्यू आया आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब आफ्टर 5 मतलब पूरे 5 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू आया है वो 2,95,245। स्क्रैप रियलाइजेशन कितना है? 3,50,000। सुनो ना, बुक वैल्यू कितनी थी? 2,95,245, ये मेरी बुक वैल्यू थी, मतलब कॉस्ट वैल्यू थी। हम लोगों ने बेचा कितना? 3,50,000। कितना बेचा? 3,50,000 में। प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? बोलिए, प्रॉफिट या नुकसान आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। एक काम करो, प्रॉफिट का वैल्यू निकालो, प्रॉफिट का वैल्यू निकालो फटाफट। भाई, हाँ,
कितना आ रहा है बताओ तो। देखो कैपिटल गेन ब्रिज, कैपिटल गेन कैसे आएगा? 3,50,000 मेरा सेल वैल्यू था, 2,95,245 मेरा कॉस्ट वैल्यू था, तो कैपिटल गेन कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 54,000, 54,755, 755। ओके, ये मेरा कैपिटल गेन है। अब अपने को टैक्स भी देना है 30%, तो लेस कर देंगे टैक्स, लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट 30%। 54,755 पर 30% निकालिएगा, कितना आएगा बताइए? हम 164, 16426, ये 30% का टैक्स आया। अब कैपिटल गेन मतलब नेट कैपिटल गेन कितना आएगा? नेट कैपिटल गेन आफ्टर टैक्स जिसको बोलते हैं अपने, समझ गया? टैक्स हटा करके नेट कैपिटल गेन कितना आएगा? 38329, ये आ गया 38329। एक बार कैलकुलेशन सब लोग चेक कर लोगे, रीचेक करो कैलकुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? टैक्स ऑन कैपिटल गेन, तो आंसर क्या होगा इसका? टैक्स कितना लगा था कैपिटल गेन पे? अरे क्वेश्चन क्या पूछा? कैलकुलेट टैक्स ऑन कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन पे 30% टैक्स लगा था, उसकी वैल्यू कितनी है? 1,64,26। तो एक आंसर तो ये हो गया आपका, हाँ 16,000, सॉरी 16,426, एक आंसर तो ये हो गया। फिर आपसे क्या पूछा था? आपसे फिर क्या पूछा? इसका तो आंसर हो गया। आपसे क्या पूछा था? कैलकुलेट टर्मिनल कैश इनफ्लो, कैलकुलेट टर्मिनल कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो निकालो, कैश इनफ्लो निकालो, टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालो। अगर क्वेश्चन बोलता कैलकुलेट नेट नेट कैपिटल गेन, तो आंसर आप ये वाला डालते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? टैक्स ऑन कैपिटल गेन पूछा था, तो आंसर ये हो गया। यही सेम क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, दो आंसर आ सकता है। सेम क्वेश्चन में दो आंसर आ सकता है। अगर क्वेश्चन बोलता कैलकुलेट नेट 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 कैपिटल गेन या कैपिटल गेन आफ्टर टैक्स, तो आंसर अपने ये डालते। बट अपने क्वेश्चन में पूछा गया था टैक्स ऑन कैपिटल गेन, तो अपने जस्ट ये वाला आंसर डालेंगे। तो एक तो आंसर निकाल दिया, मुझे चाहिए अब इसका आंसर, कैलकुलेट टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा? अरे सुनो सुनो, आपने मशीन बेच करके कितना पैसा लाया? बोलो ना, मशीन बेचकर कितना पैसा आया? 3,50,000 आया मशीन बेच करके, तो ये पैसा तो आपके पास आया। जब आप मशीन बेचोगे तो पैसा तो आएगा। तो मशीन बेच करके पैसा आया 3,50,000। आपने कैपिटल गेन पे टैक्स कितना दिया? तो 3,50,000 आया, उस पर गवर्नमेंट टैक्स भी तो लेगा। तो आपने टैक्स को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो मैं यहीं पे आंसर इसका लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? 3,50,000 आया मशीन को बेच करके। जब मैं मशीन बेचूंगा कैश तो आएगा, जिसमें से मैंने कैपिटल गेन टैक्स पे किया है 64,246। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा बताइए तो? हाँ 3,75,, ठीक है, 3,33,754 यही आ रहा है तो 574 आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स लिख दे रहा हूँ ना, चलो ना, अप्रॉक्स लिख दिया, देख लेना कैलकुलेशन देख लेना भाई। अरे ठीक है बाबा, इतना ध्यान एग्जाम में देना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अच्छा बुक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको? तो हाँ, ए बाबा, 3,33,000 बोलो तो। तो क्या ऊपर में क्या लिखना है? ओ अच्छा ये, वाह वाह वाह, तुम लोग ना आमिर खान का फैन लग रहा है।
अभी तो उससे पूछे क्लास क्यों नहीं आता, वो आपने एक दिन क्लास कैंसिल किया था ना, उसी दिन आने का मन किया था और उसी दिन आपने मूड खराब कर दिया मेरा। ठीक है, समझ गया ना यहाँ पे। ओके। तो अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में टैक्स ऑन कैपिटल गेन, तो सिंपली आप जो आपका रियलाइजेशन वैल्यू है, जो आपका जो रियलाइजेशन वैल्यू है और आपका जो डब्ल्यू वैल्यू है, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल गेन। अरे भाई, टैक एसी बंद हो गया वहां से। चल चल, हो गया हो गया हो गया। ठीक है, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पे बैक पीरियड। एक नया टॉपिक हमारा पे बैक पीरियड। क्या क्या टॉपिक पढ़ा चुका हूं अभी तक? 3 टॉपिक पढ़ाया ना? अरे 3 पढ़ाया था। पहला क्लास में एनपीवी पढ़ाया था, और पहला टॉपिक क्या था? एनपीवी। उसके बाद पीआई, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। और क्लास 2 में क्या पढ़ाया था? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ाया था ना, 10%, 11% एज ए बेस। आज का रिमेनिंग 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहला दिन तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है? कितने टेक्निक थे? 6 टेक्निक था। तो हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब कॉर्डन का एक बचा हुआ है और ट्रेडिशनल का 2 बचा हुआ है। पे बैक सिखाऊंगा, पे बैक के बाद फिर डिस्काउंटेड पे बैक सिखाऊंगा, उसके बाद ARR सिखाऊंगा। आज तीनों टेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। शाम के क्लास में बचा हुआ थ्योरी कंप्लीट करके कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? करीबन 2 क्लास में आपका पूरा कैपिटल 6 क्लास, मतलब मान के चलो मोटा मोटी 6 क्लास मान के चलो, आपका कैपिटल बस्टिंग कंप्लीट विथ थ्योरी, मतलब पूरा का पूरा 20 नंबर कंप्लीट होगा। चलो, पे बैक पीरियड, ये ना एक लल्लू मेथड है, एक नंबर का फालतू मेथड है। पे बैक पीरियड पता क्या बोलता है? कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, हमको नहीं फर्क पड़ता। मतलब ये मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ही नहीं करता है। बोल रहा है हम 10,000 रुपया लगाए थे, मेरा 10 साल, मेरा 10,000 रुपया निकल गया ना, मेरे को बस उतना ही मैटर करता है। वो 10,000 रुपया 10 साल के बाद निकला, 50 साल के बाद निकला, मैटर नहीं करता। मेरा 10,000 रुपया जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो मेरे को बाद में मिल गया ना, मेरे को सुकून है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखो, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 50,000। जिस साल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 0। ओके, मानते हैं हमारा सिचुएशन ए है, सिचुएशन बी है, तो मैं इजी वाला करूंगा और आप लोग का लेवल अच्छा है तो आप हार्ड वाला करेंगे, ठीक है? ओके, तो 50,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मान लेते हैं ये 2025 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 50,000 इन्वेस्टमेंट की। समझ गया, समझ गया। 50, हाँ समझ गया, 50,000 इन्वेस्टमेंट किया 2025 में, टाइम पीरियड क्या था? 0। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट किए तो भैया 25 में इन्वेस्टमेंट किए तो 1 साल के बाद रिटर्न आएगा। तो पहले साल आपको जो रिटर्न आया, पहले साल आपका जो रिटर्न आया वो 60,000 आया। अच्छा, इस रेड वाला सिचुएशन सी है, ठीक है? ये सी है, रेड वाला सिचुएशन। तो पहले साल जो आपका रिटर्न आया 60,000, सेकेंड ईयर आपका रिटर्न कितना आया? 40,000। थर्ड ईयर आपका रिटर्न कितना आया? 2,000। चौथे साल आपका रिटर्न आया 10,000, 10 रुपया, सॉरी, चौथे साल आपका रिटर्न कितना आया? 10 रुपया। हाँ ठीक है, चलो ना समझो। तो पे बैक पीरियड क्या बोलता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? बोलो ना, पे बैक पीरियड क्या बोलता है? हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000। पहले साल कितना मिला? 60। सेकंड कितना मिला? 40। तो 2 साल के अंदर पैसा कवर हो गया। अरे बोलो ना, 2 साल के अंदर पैसा कवर हो गया, तो पे बैक पीरियड होगा 2 ईयर्स इन केस ऑफ केस 1। कहाँ पहला साल में हो रहा है? अरे ए का बात कर रहा हूँ, 50,000 इन्वेस्ट किया था ना, 50,000 इन्वेस्ट किया था अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये तो सी का है ना, गलती हो गलती, माफ करना, माफ। 1 लाख इन्वेस्ट किया था, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 लाख इन्वेस्ट किया था। अच्छा, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। सिट, बोलो ना, 1 लाख इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ईयर में कितना आया? 60,000। सेकेंड ईयर में कितना आया? 40,000। तो 2 साल में पैसा कवर हो गया, तो पे बैक पीरियड कितना होगा? 2 ईयर्स। अब बात करते हैं बी का। बी में इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है?
बोलो ना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 1 लाख। पहले साल कितना कवर किया? 20,000। एक बार कैलकुलेटर में लिखो तो 20,000। पहले साल रिटर्न आया 20,000। सेकेंड ईयर रिटर्न आया 30,000। थर्ड ईयर रिटर्न आया कितना? 20,000। अभी तक 3 साल में टोटल रिटर्न कितना हुआ है? 70,000 हो गया। ओके। चौथे साल कितना रिटर्न आया? 50,000। तो 70,000 में अगर 50,000 ऐड करेंगे तो 1,20,000 होगा। लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1 लाख। लेकिन चौथे साल जो पैसा आया वो इन्वेस्टमेंट को भी कवर किया और उससे ज्यादा हो गया। तो अपने को पे बैक पीरियड निकालना। पे बैक का मतलब क्या है कि जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो कितने साल में कवर हो रहा है। जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो कितने साल में कवर हो रहा है। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2025 में, 26 में आया, मतलब रिटर्न आना चालू हुआ 1 साल के बाद। 26 में इतना आया, 27 में इतना आया, 28 में इतना आया। तीनों मिला करके कितना आया? 70,000। तीनों मिलाकर कितना है? 75,000। 70,000, सॉरी 70,000। और चौथे साल जैसे ही मैंने ऐड किया तो हो गया 50,000। तो ऐड करने के बाद आया 1,20,000। तो पे बैक पीरियड निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालोगे इस केस में? देखो सुनो, 3 साल में कितना आया था? 70,000 प्लस प्लस मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था? 1 लाख। 3 साल में मैंने कितना कवर किया? 70,000। तो 1 लाख में 70,000 कम कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। चौथे साल में कितना पैसा आया था? क्योंकि चौथे साल में हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कवर हो गया और उससे ज्यादा ही पैसा आ गया। तो इस केस में चौथे साल के अमाउंट से डिवाइड कर दो। तो 3 इयर्स प्लस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किए थे और 3 साल में 70,000 कवर कर लिए। तो 3 इयर्स प्लस कितना बचेगा यहाँ पे? अरे रिमेनिंग कितना बचेगा? 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000 कर दो। 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000 कितना होगा? तो 0.6। आंसर हो जाएगा 3.6 ईयर्स। ये हो गया पे बैक पीरियड। समझे? पे बैक पीरियड सिंपली बोलता है कि भैया कितने साल में तुम पैसा रिकवर कर रहे हो। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इज्जत ही नहीं करता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलता मुझे फर्क ही नहीं पड़ता टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपया, मेरे को 1 लाख चाहिए। अब वो कितने साल में आ रहा वही हमको कैलकुलेट करना। जैसे सिचुएशन ए में था, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, पहले साल आया 60,000, दूसरे साल आया 40,000। तो 2 साल में ही तो पैसा कवर हो गया। तो पे बैक पीरियड क्या होगा? 2 ईयर्स। सिचुएशन बी में हमने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपया, ठीक है, पहले साल आया 20,000, दूसरे साल आया 30,000। 2 साल में अभी तक कितना कवर हुआ? 50,000। तीसरे साल में कितना कवर करेंगे? 20,000 और ऐड करेंगे। तो 3 साल में हमने टोटल कवर किया 70,000। लेकिन जैसे ही मैंने चौथा साल ऐड करूंगा तो ये सब मिलाकर आया 70, और जैसे ही मैं 50 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 1,20,000। लेकिन अपने को तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किए थे, तो पे बैक पीरियड निकालना है 1 लाख के हिसाब से कि भैया 1 लाख कब कवर हुआ था। तो इसका सिंपल सिचुएशन है, आपका 3 साल मिलाकर था 70, ठीक है, तो अभी 70 है आपका कवर अमाउंट और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 30,000। तो 3 इयर्स में आया 70 प्लस 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट था और 3 साल में आपने कवर कितना किया? 70,000। अभी आपको रिमेनिंग कितना कवर करना है? 40,000। तो आप ऑब्वियसली इसी साल में कवर कर रहे हो, चौथे साल में ही कवर कर रहे हो। तो चौथे साल में टोटल अमाउंट कितना आया? 50,000। बट 50,000 तो आया पर कवर कितना करना था? 30,000 कवर करना था। 3 इयर्स प्लस इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 0.6। इसका मतलब 3.6 ईयर में आपका 1 लाख रुपया कवर हो गया। 3.6 ईयर में आपका 1 लाख रुपया कवर हो गया। एक बार तुम लोग सी नंबर सॉल्व करके बताओ तो। 3.33 सॉल्व हो गया। अच्छा ठीक है। 50,000 मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट अमाउंट। पहले साल कितना पैसा आया? 10,000। सेकेंड ईयर में कितना आया? 15,000। टोटल कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। फिर तीसरे साल कितना पैसा आया? 15,000। कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है। तो यहाँ तक ऐड करके, यहाँ तक ऐड करके 3 साल में हमने कितना कवर किया? 40,000 हमने कवर किया। लेकिन जैसे ही चौथा साल का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। तो 40 प्लस 30 कितना आएगा? 70। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने का था?
50। तो चौथे साल कवर तो हुआ, लेकिन जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उससे ज़्यादा कवर हो गया। इसका मतलब मेरा जो पे बैक पीरियड आएगा वो 4 साल से कम आएगा। यही ना आंसर होना चाहिए। तो अब कैसे निकालेंगे? 3 सालों में हमने कवर किया 40,000, तो 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था? 50,000। इन 3 साल में कितना कवर किए? 40,000 डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर पैसा कितना आया? 30,000 आया ना, 30,000। तो 3 + 50 - 40 कितना होगा? 10। 10 डिवाइडेड बाई 30,000, 10,000 डिवाइडेड 30,000 कितना आएगा? 0.3। तो आएगा 3.3 ईयर्स। ये आ जाएगा तुम्हारा। बोलो सही है? कोई दिक्कत पे बैक पीरियड में? हार्ड है क्या ये? बताइए। वही हाल है कि आपने किसी को 5 लाख रुपया दिया और सामने वाला बोलता है ये 5 लाख रुपया 2 साल में कंप्लीट करेंगे। तो पहले साल कितना देगा? 2.5 लाख। दूसरे साल कितना देगा? 2.5 लाख। तो आपका पे बैक पीरियड कितना हो गया? 2 साल। 2 साल में आपका पैसा निकल गया। तो पे बैक पीरियड यही बोलता है कि जितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा वो इन्वेस्टमेंट कितने सालों में कवर हो जा रहा है, वही जितने सालों में कवर हो जा रहा वही टाइम पीरियड को अपने बोलेंगे पे बैक पीरियड। एकदम ट्रेडिशनल मेथड है। क्या रियल लाइफ में ये मेथड फॉलो होना चाहिए? बोलो, क्या रियल लाइफ में मेथड फॉलो होना चाहिए? कभी नहीं फॉलो होना चाहिए। इन्फ्लेशन भी तो मैटर करता है भाई। इसलिए पे बैक पीरियड हमारा किसका पार्ट है? अरे बोलो ना, पे बैक पीरियड किसका पार्ट है? ट्रेडिशनल का पार्ट है, मॉडर्न का पार्ट नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वर्ड क्या है? डिस्काउंटेड मतलब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये प्रोजेक्ट ए है। प्रोजेक्ट ए, आपने पहले साल प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट कितना किया? कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 1 लाख रुपए। ये आपका इन्वेस्टमेंट। जिस साल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पीवी फैक्टर क्या होता है? 1। और टाइम पीरियड क्या होता है? 0। पढ़ाए थे ना एनपीवी में। जिस साल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं टाइम पीरियड होता है 0 और पीवी फैक्टर क्या होता है? 1। ठीक है। मान लेते हैं जो पीवी फैक्टर आया ये 5% के हिसाब से आया। किसके हिसाब से आया? 5%। ठीक है। तो आप देखिएगा पीवी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने सिखाया था। 5% का मतलब क्या होता है? 0.05। यही होता है ना? 5% मतलब क्या होता है? 0.05। अब करेंगे डिवाइड, डिवाइड 2 बार डिवाइड हो गया। अब करेंगे इक्वल, इक्वल करने के बाद ये वाला अमाउंट आ रहा है, आ रहा है ना? फिर एक बार और इक्वल करिए तो ये वाला अमाउंट आएगा। अरे बस इक्वल करते जाइए आप, आ रहा है ना? फिर एक बार और इक्वल करेंगे तो ये वाला अमाउंट आएगा, और लास्ट में इक्वल करेंगे तो ये वाला अमाउंट आ रहा है ना? 4 बार इक्वल करने से 4 अमाउंट आ रहा है। ये अमाउंट कैसे निकला मैं फर्स्ट क्लास में सिखाया था, दोबारा सिखा रहा हूँ। मेरा पीवी फैक्टर है 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 0.05 डिवाइड, डिवाइड देन इक्वल, इक्वल करने से ये वाला अमाउंट आ रहा होगा, आ रहा है। तो फिर एक बार और इक्वल करेंगे, सेकेंड टाइम इक्वल करेंगे तो ये अमाउंट आएगा, थर्ड टाइम करेंगे ये आएगा। नहीं आ रहा था क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं भूल गया, सॉरी। अच्छा ये 1 तो ऐड करना था ना? हाँ सॉरी सॉरी। अरे अरे, 5% इक्वल टू क्या होगा? 0.05 प्लस पहले साल का पी फैक्टर ऐड करते हैं, ये हो गया 1.05 आ गया ना? फिर करना है डिवाइड, और डिवाइड फिर करना इक्वल। पहला इक्वल करोगे तो ये वाला अमाउंट आएगा, है ना? सेकेंड इक्वल करोगे ये आएगा, थर्ड इक्वल करोगे आएगा, फोर्थ इक्वल करोगे। अब तुम लोग यहीं बैठेगा कुछ दिन बाद, टेंशन ना ले। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना? ओके। अब अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना, पीवी मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू। 1 × 1 लाख कितना आएगा? 1 लाख। दिस इंटू दिस करोगे तो ये वाला अमाउंट आएगा। देख लो एक बार, ये और ये में मल्टीप्लाई को ये वाला अमाउंट आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? आ रहा है। मतलब पहले साल इन्वेस्टमेंट किए 20, पहले साल हमें कितना पैसा मिला? 20,000। अच्छा आपको बताया था ना कि ये सारा का सारा मेरे मन से मैंने बनाया, हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में दिया रहेगा। तो पहले साल आपको मिला 20,000, दूसरे साल मिला 30,000, तीसरे साल मिला
20,000 और चौथे साल मिला 50,000। तो हम लोग क्या निकाले, 4 साल का टाइम फैक्टर निकाले। अब सब में मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखिएगा ये वाला अमाउंट आ रहा है, आ रहा है कि नहीं अमाउंट आ रहा है। अब क्वेश्चन आ रहा है सर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होगा, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होगा आपके हिसाब से, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होना चाहिए। ये ऐड, अच्छा 19,048 प्लस 27,210 ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके कितना अमाउंट आ रहा है 46,258। अच्छा 17,000 भी ऐड करो, कितना आ रहा है, मतलब इन तीनों को ऐड करके कितना पैसा आ रहा है 63,534 यही आ रहा है। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, बोला ना मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 1,00,000, और अपने को कवर अभी तक 3 सालों में कवर कितना किए हैं 63,534। तो 3 साल में मैंने कवर किया 63,534, बट मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 1,00,000। अभी तक मैंने कवर कितना किया है 63,534। चौथे साल में आपको कितना पैसा आया 41,135 आया ना। अगर आप ये पैसा ऐड करोगे देखना 1,00,000 से ज्यादा आएगा। 63 में अगर ये 41 ऐड करोगे तो 1,00,000 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब चौथे साल के पहले ही मेरा पेबैक पीरियड आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई चौथे साल का कैश इनफ्लो, सॉल्व कर बताइए कितना आ रहा है 3.8 ईयर आ रहा है क्या। देख लो कोई डाउट है देखो, पकड़ लो ना, क्या दिक्कत है। कैसे सॉल्व किए, डिस्काउंटेड का मतलब होता है टाइम वैल्यू, ठीक है। तो जिस साल मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जिस साल मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसको, उसका टाइम पीरियड क्या होता है 0, और उस साल का पी फैक्टर क्या होता है 1, और मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 1,00,000 रुपए, ठीक है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब जो आपका पैसा कवर हो रहा है वो 4 सालों में कवर हो रहा है, मतलब 4 सालों में पैसा रिटर्न आ रहा है, 4 सालों में पैसा आपका रिटर्न आ रहा है। पहले साल आया 20,000, सेकेंड ईयर आया 30, थर्ड ईयर आया 20 और फोर्थ ईयर आया 50, आ गया 50। ओके, आपने क्या किया, चारों सालों का पी फैक्टर निकाला। कैसे निकाला जाएगा पी फैक्टर, ऑलरेडी पता है 5% मतलब 0.05 प्लस जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट किया उस साल का पी फैक्टर 1 ऐड कर दोगे तो 1.05, डिवाइड डिवाइड देन करोगे इक्वल, इक्वल करोगे तो पहले साल का पी फैक्टर, सेकेंड टाइम इक्वल करोगे सेकेंड ईयर का, थर्ड टाइम इक्वल करोगे थर्ड ईयर, फोर्थ टाइम इक्वल करोगे फोर्थ। फिर पहले साल जो रिटर्न आया इनटू बी फैक्टर, सेकेंड सेकेंड ईयर में जो रिटर्न आया इनटू बी फैक्टर, थर्ड ईयर में जो रिटर्न आया इनटू बी फैक्टर, और फोर्थ ईयर में जो रिटर्न आया इनटू बी फैक्टर। आपको टोटल रिटर्न आ गया। 3 साल में आपका टोटल रिटर्न आया 63,534, ये आपका 3 साल का रिटर्न। जैसे ही आपने चौथे साल का रिटर्न ऐड किया, जैसे ही चौथे साल का ऐड किया तो 1,00,000 रुपए से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो पी बैक पीरियड है वो 4 साल से कम होगा, 3 साल से ज्यादा होगा और 4 साल से कम होगा। चौथा साल ऐड करते 1,00,000 से ज्यादा आ रहा है, और 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम दोनों के बीच में हमारा पे बैक पीरियड आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है, 3 साल में कवर किए इतना अमाउंट प्लस अभी और कितना कवर करना बाकी है। तो बाकी के लिए कैसे निकालोगे, 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट था और 3 साल में इतना कवर किए, तो जो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वही मेरा रिमेनिंग अमाउंट आएगा, डिवाइडेड बाई 4 साल का कैश फ्लो, चौथे साल का कैश फ्लो। तो इन इसको सॉल्व करोगे तो 0.89 आएगा, प्लस कर दीजिएगा 3 तो क्या आएगा 3.89 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया पे बैक पीरियड। इजी है ना, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। कोई दिक्कत पीछे, आप लोग कोई दिक्कत, लाइव स्टूडेंट, हाँ ये 5 नंबर का आएगा, ये इसमें 2 आता है। लाइव स्टूडेंट कोई दिक्कत, हेलो सर ये वाला क्लास में, हाँ हाँ आज हम जब भी पढ़ाएंगे तब भी समझ में आएगा थोड़ा तारीफ के लिए। अरे लाइव स्टूडेंट बताओ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को, एक बार टेक्स्ट कर दो, नो सर नो सर, ठीक है ओके ओके। अब आपका लास्ट टेक्निक, 5 टेक्निक अभी तक सीख लिए, लास्ट टेक्निक नाम क्या है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न।
अच्छा, इसका एक और नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसका प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला देख लो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला देख लो। अच्छा, इसको देख करके ना, इसको देख करके हम नाम नहीं लोगे, तुम लोगों को ये पता है, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा प्रॉफिट की बात करता है? आप जब सामने बैठो, जब भी आप बात करो, बोला कितना आएगा हमको नहीं फर्क पड़ता, प्रॉफिट कितना आएगा ये बताओ। आपने पैसा मांग बोला, आप उसको बोल रहे हो सर सुनिए ना 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बोला कर देंगे। सर आपको ना पहले साल इतना आएगा, सेकेंड ईयर इतना आएगा, तो उतना दिमाग काम नहीं करता, प्रॉफिट कितना आएगा ये बताओ। ये मेथड वही है, ये मेथड को फर्क ही नहीं पड़ता कि पहले साल कितना रिटर्न आया, सेकेंड ईयर कितना रिटर्न आया, थर्ड ईयर कितना रिटर्न, बोला हमको उस सबसे मतलब नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो मेथड है, ये कैश इनफ्लो पे फोकस ना करके पूरा का पूरा फोकस किस पर कर दिया है, प्रॉफिट पीरियड पे कर। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट, इसी को अपने क्या बोलते हैं, अर्निंग, अरे नेट प्रॉफिट क्या बोलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट क्या बोलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब आप किसी के पास बिजनेस प्लान लेकर गए, तो आपने उसको बोला कि सर आप 50 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको 10 लाख का प्रॉफिट होगा, तो आपको गले लगा करके बोलेगा यही तो एआर का फॉर्मूला होता है, यही तो एआर का फॉर्मूला होता है। आपने इन्वेस्टमेंट किया कितना, 50 लाख, आपको प्रॉफिट कितना मिला, 10 लाख, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बोलो ना फॉर्मूला क्या है, एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब थोड़ा सा एग्जांपल देखो, आपने इन्वेस्टमेंट किया था 50 लाख, क्या एक बार में 50 लाख आ जाएगा, क्या नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके पैसा आएगा। अब मैं एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, पहले साल रिटर्न आया मान लेते 15 रुपये का, सेकेंड ईयर रिटर्न आया 25 रुपये का, रुपये पा गए हम, ठीक है, थर्ड ईयर पे कितना आया रिटर्न 30, फोर्थ ईयर रिटर्न कितना आया 40, ठीक है, सॉरी ये नेट प्रॉफिट था, रिटर्न नहीं था, नेट प्रॉफिट, पहले साल नेट प्रॉफिट कितना था 15, सेकेंड ईयर नेट प्रॉफिट कितना था 25, थर्ड ईयर का नेट प्रॉफिट कितना था 30, और चौथे साल का नेट प्रॉफिट 40। तो अगर आप इन सब का एवरेज लेंगे तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है, 1 लाख, सॉरी 110 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे कितना आएगा 27.5। तो ये मेरा हो गया एवरेज, ये मेरा क्या हो गया एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, मान लेते मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो 200 रुपया था, ये हाइपोथेटिकल मैंने एज्यूम कर लिया, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 200 रुपया, तो 200 रुपया खर्च करके 27 रुपया 50 पैसे का प्रॉफिट कमा रहे, तो ए आर इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इस केस में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना है 13.75%, लगभग 14% के आसपास। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलता है कि भैया हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमको उसमें प्रॉफिट कितना मिलेगा। अब बोलोगे सर एवरेज क्यों आ रहा है, एवरेज इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपको प्रॉफिट आएगा वो हर एक साल थोड़ा थोड़ा करके आएगा, एक बार में थोड़ी सारा पैसा आता है, आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा थोड़ा थोड़ा करके हर एक साल आएगा, तो हर एक साल जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका एवरेज ले लो, पहले साल नेट प्रॉफिट कितना आया 15, सेकेंड ईयर 25, थर्ड ईयर 30, चौथे साल 40, इन सब का अगर आप एवरेज ले लेंगे तो देखा जाए 27.5, 27.5 रुपया पर ईयर नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 200 रुपया, तो मेरा इंटू कर देंगे 100, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर परसेंटेज में बोला जाए तो आ जाएगा 13.75%। बोलो क्लियर है यहाँ तक। सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है हम भी तो इंस्टीट्यूट्स हैं, थोड़ा हमारा भी मैथ चलो, इन्होंने एक और मेथड बना दिया, तो ये मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, जो लोग सीएमए का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सीएमए इंटर एग्जाम इस साल देंगे, आज मेरे सामने बैठा हुआ है, तो जो सीएमए इंस्टीट्यूट है ना वो भी तो भाई बीकॉम में है, फिर सीएमए का एग्जाम देंगे, ठीक है, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा ये देख लो, सीएमए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि भैया हमारे हिसाब से एक और मेथड है, पहला एवरेज ईएटी, ये तो ठीक है, फिर वो लोग पता क्या बोलता है एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज बोला, अगर सीएमए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, अगर
प्रॉफिट एवरेज है तो इन्वेस्टमेंट भी कैसा होना चाहिए? सीएमए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, अगर प्रॉफिट एवरेज है तो इन्वेस्टमेंट भी कैसा होना चाहिए? एवरेज। ठीक है ना, ये सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 13.75, यही आया था, यही आया था। अब निकालते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक, पहले साल मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? पहले साल कितना इन्वेस्टमेंट किया था? ये है फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट, मैं इसको लिख देता हूं। ये है आपका फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट, और ये है लास्ट। सपोज लास्ट ईयर आपको नेट प्रॉफिट आया 10 रुपया, ये हो गया लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट। या हो सकता लास्ट ईयर मतलब पहले साल आपका आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 200 रुपये। मान लेते लास्ट ईयर आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 10। तो दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 210। और 210 का एवरेज निकालो, कितना आएगा? 105। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हो गया? 105। तो ये चीज, बट ये चीज़ बीकॉम में मतलब नहीं फॉलो करो। स्पेसिफिकली अगर बोल दिया कि नहीं आपको एवरेज प्रॉफिट और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना, ठीक है। क्या चीज़? अच्छा सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो। ये लास्ट ईयर तुम सेल पकड़ लो, नेटवर्क छोड़ो, लास्ट ईयर सेल पकड़ लो। अरे लास्ट ईयर सेल पकड़ लो, तो आपने लास्ट ईयर सेल किया तो आपको कितना मिला? 10 रुपया में। ठीक है, अरे सेल करेगा उसमें तो प्रॉफिट आएगा ना, मैं सेल पकड़ दिया। तो पहले साल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? 200 रुपया। लास्ट ईयर जब मैं सेल करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 10 रुपया। दोनों का एवरेज पकड़ लो, 105 रुपया आएगा। टेंशन ना लो, इस टाइप अगर सम्स आया मैं करवा दूंगा तो और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ हाँ, क्या पूछ रहा तुम? यही तो आया था ना। 27.5 गलत। 27.5 सही है ना? चलो ठीक है, एवरेज ये 27.5। हाँ, यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो पहले साल आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 2 साल। जब आपने ईयर इन्वेस्टमेंट जब आपने सेल किया तो आपको मिला कितना? 10 रुपया। ठीक है, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा? 200 प्लस 10, 210। 210 का एवरेज कितना आएगा? 105। तो आपका 105 हो गया एवरेज इन्वेस्टमेंट, और एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया था? 27.5। हाँ, इंटू 100 कर दीजिएगा तो आ जाएगा परसेंटेज। समझ गए ना? लेकिन ये कब फॉलो करोगे? जब सम्स में स्पेसिफिकली बोल देगा। समझ गए कि आपको एवरेज एवरेज इन्वेस्टमेंट कंसीडर करके प्रॉफिट निकालना है, तब निकालेंगे। ज़्यादातर केस में हम लोग यही फॉलो करते हैं, एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। समझ गए? ज़्यादातर केस में क्या फॉलो करते हैं? एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये वाला सम्स क्लियर हुआ कि पहले साल आपने ये प्रॉफिट कमाया, सेकंड ईयर ये कमाया, थर्ड ईयर ये कमाया, फोर्थ ईयर ये कमाया, सबको ऐड करके आया 110। 4 साल में आपने कितना कमाया? 110। एवरेज कितना आ जाएगा आपका? 27.5 रुपया। 27.5 रुपया आपका एवरेज प्रॉफिट है, और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 200। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, तो आपका ARR का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13.75। आपको यही ज़्यादातर फॉलो करना है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना कर दे कि आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट कंसीडर करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो हम सॉल्व कराएंगे, कैसे होगा टेंशन मत। फिलहाल तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ARR क्या बोलता है? ARR क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब ये मेथड बोलता है कि अपने को फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टमेंट के बदले हर साल कितना आ रहा है, मुझे ये बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब तुम लोग ज़्यादा खुश मत रहे कि तुमको सम्स में ना ये बोल देगा एवरेज नेट प्रॉफिट, ये आपको निकालना पड़ेगा। सम्स में बेसिकली क्या क्या हो सकता है देखो ध्यान। सम्स में आपको सेल दे दिया, मटेरियल दे दिया, वेजेस दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया, आपको EBT दे दिया, आपको टैक्स दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है? EAT। फिर क्या करना है? प्लस डेप्रिसिएशन, क्या आ जाएगा? कैश इनफ्लो। ठीक है, तो आपको हो सकता है ये सारे के सारे, ये भी हो सकता है ये सारे के सारे आपको इंफॉर्मेशन दिया रहे, तो इन इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके आपका क्या निकला? कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो
लेकिन कभी कभी ये हो जाएगा कि आपको ये ऑलरेडी दिया, जैसे बैलेंस शीट नहीं दिया रहता है, ऐसे हो सकता है आपको टेबल बना करके दे दे, ऐसे हो सकता है आपको टेबल बना के दे दे और बोलेगा कैलकुलेट करो ARR। तो ARR का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को अपने क्या बोलते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ये था और आपका कैश इनफ्लो ये था, तो एक्चुअली करेंगे क्या, कैश इनफ्लो को कन्वर्ट करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। तो कैसे कैलकुलेट करो? अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या हो रहा है? कैश इनफ्लो। अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या हो रहा है? कैश इनफ्लो। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आपके सम्स में कैश इनफ्लो दिया हुआ है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है? आपको सेल का इन्फॉर्मेशन दिया, मटेरियल का इन्फॉर्मेशन दिया, वेजेस, डेप्रिसिएशन, सबका इन्फॉर्मेशन दे दी। इन्फॉर्मेशन दे करके अपने को ये निकालना है, टेबल बना करके सॉल्व कर लें। कभी कभी क्या रहेगा, टेबल आपको बना बनाया दे दिया, टेबल ही बना बनाया दे दिया, और ये पूरा टेबल यहां तक देगा आपको, पूरा टेबल आपको यहां तक देगा, और लास्ट का ना दो तीन, मान लो यहां तक का अमाउंट दिया, यहां तक का अमाउंट दिया और टैक्स रेट दे दिया और बोलेगा रिमेनिंग कंप्लीट करो। क्वेश्चन समझ रहे, घुमा घुमा कर किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो बेटर क्या है, जब हमको फॉर्मूला पता है, सारा प्रोसेस पता है, तो भाई हम आराम से कैश फ्लो अगर निकाल लेते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन अगर ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, सॉरी कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, हमारा क्या जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। कैसे निकला? अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू कैश इनफ्लो, देयरफॉर अर्निंग आफ्टर टैक्स इक्वल टू कैश इनफ्लो, और ये इधर जाएगा तो माइनस डेप्रिसिएशन। एक सिंपल फॉर्मूला बताओ ना अर्निंग आफ्टर टैक्स का, कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर सीधा सीधा एग्जांपल, सीधा 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 क्वेश्चन पूछ दो, भैया कैश इनफ्लो दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, तो दोनों को माइनस कर देना, कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन इस क्लास में करवा दें क्या सब? एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी तक क्या क्या पढ़े। पहला क्या पढ़े थे आज क्लास में? आज क्लास में पहला क्या पढ़े बताओ? आज क्लास पहला क्या पढ़े थे? पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड क्या बोलता है? पेबैक पीरियड क्या बोलता है? ठीक ना, पेबैक पीरियड बोलता है भैया कितने सालों में मेरा पैसा कवर हो जा रहा है। फर्क नहीं पड़ता कि वो 4 साल में आ रहा है 5 साल में, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ फैक्टर मैटर नहीं करता, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं किया जाता। कितने सालों में पैसा आ रहा है, बस हम पेबैक पीरियड निकालेंगे। डिस्काउंटेड पेबैक क्या बोलता है कि भैया नाम क्या है? डिस्काउंटेड, मतलब वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहा है। इस केस में पीवी फैक्टर निकाल के सोल्यूशन निकालें, ठीक है। और ARR बोलता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या आ रहा है। फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें दो चीज़ हमेशा याद रखना, आपको टेबल बना बनाया या तो दे सकता है या तो बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? जो टर्मिनल कैश इनफ्लो पढ़ाया था ना स्टार्टिंग वाले में, कैश सेल माइनस सारा खर्चा इक्वल टू आया अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर माइनस टैक्स आया अर्निंग आफ्टर टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स में फिर प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैश इनफ्लो। कभी कभी क्या रहेगा? कैश इनफ्लो दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन का रेट दिया रहेगा, तो कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप आराम से सोल्व। दिक्कत पेज शेयर कर दे रहा हूँ, घर जाकर प्रैक्टिस करो, शाम को मिलकर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर का पूरा बेसिक्स मैंने पढ़ा दिया है, जो भी बेसिक 6 मेथड थे, 6 के 6 मेथड मैंने पढ़ा दिया। इस चैप्टर में कुछ थ्योरी बाकी है, और 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बाकी होगा आई थिंक थ्योरी का, तो वो कंप्लीट करेंगे। तो शाम को क्या होगा, पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, तो हमारा थ्योरी भी कंप्लीट हो गया, हमारा बेसिक भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग छोटा छोटा इलस्ट्रेशन और सम्स करना स्टार्ट करेंगे। मैथ में 20-22 क्वेश्चन होगा, 2 दिन में 20-22 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं शाम को।